अब मेरे साथ इस समय आप नरेश अरोड़ा को देख रहे हैं। नरेश अरोड़ा नाम सुनकर हो सकता है कि आप ना पहचान सकें कि नरेश अरोड़ा कौन है, लेकिन नरेश अरोड़ा डीके शिव कुमार का कर्नाटका के चुनाव का पूरा कैंपेन संभाल रहे थे। डिजाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी है। दूसरे पीके हैं क्या? हाँ, ये दूसरे पीके ही हैं। दरअसल पीके ने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर पूरे देश में जो नाम कमाया था, उसके बाद वो राजनीति में चले गए, फिर कांग्रेस में उनकी जाने की बातें चल रही थी। हाल के दिनों में नरेश अरोड़ा एक नए पीके बनकर उभरे हैं। मुझे नहीं पता पीके से उनको तुलना पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सारे विश्लेषक पीके से ही तुलना कर रहे हैं, प्रशांत किशोर से उनकी। नरेश अरोड़ा ने कांग्रेस के और भी कई कैंपेन्स को अपना जोर दिया है, अपना दिमाग उसमें लगाया है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई है। नरेश अरोड़ा, नरेश स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। जरा बताएंगे आज जो आपने ये नतीजे देखे, आपको एक्सपेक्टेड था यही नतीजे आएंगे या फिर आपको लगा कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हो गया? जी, हमारा नंबर तो 141 था इंटरनली, जो बहुत बार ऑन रिकॉर्ड डीके शिव कुमार जी ने बोला भी और हमने भी उसके बारे में काफी चर्चा की है। तो 141 और 136 में कोई बहुत लंबा अंतर नहीं है। एक सीट हम 15 वोटों से हारे और कुछ सीटें ऐसे नजदीकी जो रह गई। तो 2 साल से आंकलन चल रहा था, असेसमेंट चल रहा था, तो नंबर उसी बेस पे पब्लिक किया गया था और आई थिंक इट इज अ सैटिस्फाइंग आउटकम। ओके, प्रशांत किशोर से आपको अपनी तुलना पर कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नाम रखा है माँ बाप ने अच्छा सा, नरेश अरोड़ा, तो वही अच्छा लगता है, बेटर है वो। ओके, तो ये जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का आप काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे ज्यादा काम किया है मुझे लगता है आपने, इसीलिए अभी तक आपकी ज्यादा चर्चा मीडिया में हो नहीं रही थी, लेकिन आज काफी चर्चा हो रही है। आज जो आपकी चर्चा हो रही है ये सही है ना, होनी चाहिए ना? मतलब थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको हम दे सकते हैं ना? मानिक जी, मेरे हिसाब से जो लोग बैकरूम जिनका काम रहता है उनको बैकरूम में ही रहना चाहिए, बट कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिसमें फ्रंट पे आके बैटिंग करनी पड़ती है। बट ज्यादा बात ना दिखने या होने की वजह यही है कि कंसल्टेंट का काम दिखना नहीं होता। कंसल्टेंट का काम काम करना है, और दिखने का काम जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी कर रहे हैं, उनका है। तो वही रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। ओके, तो चलिए, अब जब आप आई गए हैं पर्दे के पीछे से सामने कैमरे पर, मैं चाहता हूं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। कब से नरेश अरोड़ा इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ और किस किस के साथ आपने कौन कौन से कैंपेन्स किए हैं? मानिक जी, हम पिछले 12 साल से डिजाइन बॉक्स इज एन 12 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 7 साल से हम पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कर रहे हैं और अभी तक 9 राज्यों में काम कर चुके हैं। कर्नाटक 10वां राज्य है, 11वां राज्य राजस्थान है जहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे हेड ऑफिस गुजरात सूरत में है, और बाकी जहाँ जहाँ तमाम जगह जहाँ काम होता है 4-5 जगह हिंदुस्तान के ऑफिस हैं। और एक अच्छी टीम है जो ओवर द इयर्स बनी है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही काम हुआ है आज तक, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में जो भी जैसे भी परफॉर्मेंस रहा उस पर वो सीरीज बनती रही। 2 साल से यहाँ पे कर्नाटक में काम कर रहे थे, और तब कर्नाटक में आए थे जब कर्नाटक के पीसीसी की नक्शा कुछ और था, आज पीसीसी का नक्शा कुछ और है। आपके स्क्रीन पे एआईसीसी के दृश्य दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ दृश्य आज कर्नाटक पीसीसी में भी थे। तो उस समय काम की सब जो है वो बागडोर डीके साहब ने हमारे को दी थी, और अपनी तरफ से मेहनत करके कोशिश की है कि उसका अंजाम आए, और मुझे लगता है कि पार्टी को इस अंजाम से खुशी मिली होगी। ओके, तो नरेश अरोड़ा क्या सिर्फ कांग्रेस के साथ ही काम करेंगे या फिर विकल्प आपके ऑप्शंस आपके खुले हैं? भारत जी, कुछ संजोग ऐसा बनता आया कि 2016 में जब पंजाब ने चुनाव काम करना शुरू किया, तो उसके बाद क्योंकि चुनाव का साइकिल 8 महीने का है हमारे यहाँ पे, लगभग हर 8 महीने में एक स्टेट चुनाव इलेक्शन रहता है, तो उसके बाद एक काम खत्म होने से पहले ही आगे चलता रहा है। तो जब कोई ऐसा मौका दिखेगा तब अपन सोचेंगे, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो हैंड्स आर फुल टिल दिसंबर। मतलब ऑप्शंस ओपन है ना, कोई भी पार्टी अप्रोच करे तो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आप ओपन है? अभी दिसंबर तक तो गुंजाइश कम है। ओके, और दिसंबर के बाद जो सबसे बड़ा चुनाव आएगा देश का, उसके लिए देखिए कैसे किस करवट ऊंट बैठता है। अब तो ऊंटों की प्रदेश में ही काम कर रहे हैं, तो देखते हैं किस करवट बैठता है ऊंट, उस पर निर्भर रहेगा। ओके नरेश, अब जबकि आप एक चुनाव की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई आपने, कर्नाटक में भी बनाई और राजस्थान में भी बना रहे हैं, बीजेपी ने कहां गलती कर दी आपके हिसाब से कर्नाटक में? आई थिंक बीजेपी जो सबसे बड़ा जो उन्होंने फील्ड ओपन छोड़ दिया वो था स्थानीय मुद्दे।
बीजेपी की इंकम्बेंट पार्टी थी, उनकी सत्ता थी, उनके पास सत्ता उनके पास कैसे आई थी ये भी सब सर्वव्यापक है। सबको मालूम है कि कांग्रेस और जेडीएस की पहले गवर्नमेंट बनी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और बीजेपी ने उस गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस के साथ, गवर्नेंस तो स्थानीय मुद्दों पर होती है। जो प्रदेश की सरकार है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज या इंटरनेशनल मुद्दे तो सॉल्व कर नहीं सकती, और लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इंपैक्ट करती हैं उससे रहती है। बीजेपी ने वो फील्ड छोड़ के जो मुद्दों पे चर्चा की, जिन मुद्दों पे कैंपेन किया, वो आप सब जानते हैं, मैं उसको दोबारा नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस ने इसके विपरीत जो जनता को मुद्दे प्रभावित करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, पेट्रोल, गैस, सब चीजें, उनको ध्यान रखा, महंगाई को ध्यान में रखा, और जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं युवाओं की, उन सब चीजों को पूरा करने के प्रति काम करने की कोशिश की। इसीलिए 5 गारंटी बनाई गई, और 5 गारंटी के अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया कि उनके साथ वो वादे गारंटी के तौर पे किए जा सके जो कांग्रेस पार्टी पूरा करना चाहे। और अगर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया आपस में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था नरेश, मैं उसी पे आ रहा था। नरेश ने दरअसल जब ये चुनाव प्रचार के दौरान अभय जी और विनोद जी वो चर्चा चल रही थी ना कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया कैसे साथ आएंगे, बीजेपी इनके झगड़े को भुना ले जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो ये नरेश का आइडिया था जहां तक मेरी जानकारी है। एक साथ दोनों को लाए जी, और उसके बाद बाकायदा उनका शूट कराया गया है, एक वीडियो शूट कराया गया जी, और वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा सा असहज लग रहे थे दोनों क्योंकि उनके मतभेद भी पुराने हैं, लेकिन उस वीडियो ने काफी मदद की थी जनता में यह संदेश देने की कि कोई झगड़ा नहीं। माना वो वीडियो तो बनवाया होगा नरेश जी ने, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़ करके जो दौड़ लगाई थी, वो भी मुझे लगता है कि वो भी नरेश आपका आइडिया था क्या? भारत जोड़ो यात्रा में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मैं इस बात को फोकस नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर, मैं उस वीडियो का बात जिक्र क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, कि उस वीडियो में भी 1 लाइन या 2 लाइन में चर्चा, बेसिकली वो वीडियो दोनों नेताओं की कैंडिड कॉन्वर्सेशन में, वो आपस में बंद कमरे में क्या और कैसे चर्चा करते हैं, किन बातों में चर्चा होती है, पब्लिक डोमेन में डालना था। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन दोनों ने बोली कि हमारे को पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जनता की हमारे से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, और खासकर महिलाओं की, क्योंकि 5 गारंटियों को अगर आप देखें तो उन गारंटियों का तवज्जो सबसे ज्यादा जो है वो गृहिणियों पे, किचन पे और महिलाओं पे दिया गया है। तो गारंटियों के प्रति जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के दोनों जो दिग्गज नेता हैं, सीएलपी अध्यक्ष और पीसीसी प्रेसिडेंट, उन दोनों की वहां पे उस वीडियो में दिखी, और उसका वोटरों पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी हुआ नजर आता है। अच्छा, अब नरेश अरोड़ा ने एक और आइडिया निकाला है अभय जी। अभी राजस्थान में महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, वो भी मेरे ख्याल से नरेश का ही आइडिया है। अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप लगवा रहे हैं, सस्ती चीजें मिलती हैं। राज्य सरकार, सोचिए, राज्य सरकार सब्सिडाइज महंगाई राहत कैंप लगा रही है। ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ये वहाँ जगह जगह जहाँ पर कैंप लग रहे हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं तो काफी कम दाम पर जो है उनकी जरूरत है। मतलब समझ नरेश, ये रिस्की आइडिया नहीं है कि सरकार, रूलिंग पार्टी खुद महंगाई राहत कैंप लगा रही है। अरे जी, उसके पीछे का आइडिया ये है कि अशोक गहलोत जी ने वहां पे 4 साल में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो है वो अनाउंसमेंट किया। हमने जब अपने सर्वे में देखा कि वो योजनाएं क्या उतने लोगों को जिनके लिए बनाई गई है, 1.5 करोड़ 60 लाख परिवारों को मिल पा रही है, तो उसमें मालूम पड़ा कि कुछ निराशा है और कुछ मिलने में समय लगता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसा रहता है। तो उसके लिए महंगाई राहत कैंप का जो है सुझाव था, और महंगाई राहत कैंप में 10 गारंटी कार्ड, 10 योजनाओं का लाभ, आप वहां पे एक महंगाई राहत कैंप में जाने पे आपका एक जनाधार नंबर होता है जो राजस्थान सरकार का खुद का आधार नंबर है, वो आप एंटर करते हैं तो वहां पे आपको मालूम पड़ता है कि आप किन किन योजनाओं के लाभार्थी हैं, और उन योजनाओं का 5 मिनट में पंजीकरण होकर गारंटी कार्ड आपके हाथ में थमा दिया जाता है। और ये नहीं कहा जाता कि गारंटी कार्ड लेके जाइए, ये योजना लागू करेंगे, आपको गारंटी कार्ड मिला, आपकी योजना चालू। 18 दिन उस कैंप को हो चुके हैं, आज 19वां दिन है। 84 लाख पीपल, 84 लाख लोग अपने घरों से निकलकर लाइन में लगकर वो गारंटी कार्ड ला चुके हैं। 4 करोड़ से ऊपर गारंटी कार्ड लोग अपने घर ले जा चुके हैं, उनकी योजनाएं इमीडिएटली चालू होती हैं। और ये सब योजनाएं जो है महंगाई के दौर में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने तो 4 साल 4.5 साल के बजट में, 5 साल के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया था, तो उनपे किसी भी तरह से महंगाई का आरोप नहीं लग सकता। तो महंगाई अगर हुई तो किसी और सेंट्रल पॉलिसीज की वजह से है या केंद्र की नीतियों की वजह से है,
उसके ऊपर भी आक्रमण है एक तरह से, आप अगर समझ के चलें। और जनता को जो है वो, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर हो, जो राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां पे मिल रहा है, चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो, चाहे उसके अंदर पेंशन हो, चाहे उसके अंदर 2000 यूनिट एग्रीकल्चर फ्री सब्सिडी हो, तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को, और एक भी आज तक टचवुड कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है किसी कैंप से। 40,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकार के, और 84 लाख लोग अपना बेनिफिट ले चुके हैं। हमारा टारगेट 1.5 करोड़ परिवार है 2 महीने में, पर मुझे लगता है हम 1 महीने में ही पूरा कर लेंगे। अच्छा, 2 सवाल है मेरे नरेश आपसे, और उसके बाद मुझे पता है आप भी आज काफी थक गए होंगे, बल्कि आपके लिए तो पिछले 2-3 महीने काफी थकाऊ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की इमेज, क्योंकि आप इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं और आप मीडिया इमेजरी भी समझते हैं, सोशल मीडिया और सब कुछ, क्या राहुल गांधी जिनकी छवि अभी है भारत जोड़ो के यात्रा के बाद लोग कहते हैं सुधरी है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? मानक जी, आप और मैं भी बन सकते हैं इसमें। जब हमारे देश का संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी 18 साल से ऊपर या 25 साल से ऊपर जो चुनाव लड़ के वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकता है, तो क्यों नहीं। और वो एक राजनीतिक पार्टी के, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनका चेहरा है, तो क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, मैं घुमा के पूछता हूं, आपने डॉज कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है लोकसभा चुनाव में, पीएम पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें? कर्नाटक में चुनाव उन्हीं के फेस पे लड़ा गया था, तो चुनाव तो, अगर इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो चुनाव तो जनता के हाथ में है। जनता का मन कब बदल जाए, पर वो तो कर्नाटक का चुनाव तो सीएम के लिए हुआ था, जब पीएम के लिए होगा तो उनके सामने कोई नहीं है पूरे देश में, सब ये कहते हैं। देखिए मानिक जी, इसमें लोग अपने आप आ जाते हैं, और ये उदाहरण बहुत बार दिया जा चुका कि इनिशिएटर पर, फिर भी मैं एक बार दोबारा दे देता हूं कि जब शीला दीक्षित 15 साल आपके जहां बैठे हैं, आप दिल्ली में जब शासन कर रही थी, तब भी कोई चेहरा नहीं था सामने। चेहरे पैदा हो जाते हैं, चेहरे की बात नहीं है, जनता का मूड होना चाहिए। बट इसमें एक सीरियस नोट पे बात यह है कि जब आप ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करेंगे, जब तक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। बीजेपी के सामने चुनाव इसीलिए लड़ना मुश्किल होता है कि कोई पार्टी ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश नहीं करती, और ऑल्टरनेटिव बनने के लिए आपको एक बात दीवार पे लिख के समझनी पड़ती है कि पॉजिटिव एजेंडा से चुनाव जीते जाते हैं, नेगेटिव से नहीं जीते जाते। नेगेटिव कैंपेन्स, नेगेटिव एजेंडाज ओनली गेट यू हेडलाइंस, पॉजिटिव एजेंडा, पॉजिटिव कैंपेन्स गेट यू वोट्स। लोग 2014 में अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही थी, तो उसका बहुमत या उसका जो पैमाना था, इतना बड़ा अच्छे दिन के कारण हुआ क्योंकि लोगों को आज ये बात चाहिए कि जब वो ईवीएम का बटन दबाएं तो उनको क्या मिल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। जब तक आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी मुद्दे पे जितनी मर्जी प्रोपागेंडा, एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, जनता उसके साथ कनेक्ट नहीं करने वाली। ओके, मैं एक और मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 2 मुश्किल सवाल थे, एक और। सीएम कौन बनना चाहिए या कौन बनेगा कर्नाटक में? बनेगा तो कल पता चलेगा, बनना कौन चाहिए मैं आज बता देता हूं कि जो आदमी पिछले 3 साल से सोया नहीं है और पार्टी को उस हालात में उसने संभाला जब उसको एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप दी जा रही थी और दूसरी तरफ जेल, और वो जेल गया, 6 महीने जेल रहा। जेल से आने के बाद करंट पीसीसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया था, सीएलपी लीडर ने रिजाइन कर दिया था, सरकार गिर गई थी, सब कुछ हो चुका था। उस समय उन्होंने संभाला, और मैंने पिछले 2 साल में मैं उनके साथ रहता हूं, लगभग उनके घर में रहता हूं, ऐसा समझ के चले। मैंने उनको एक दिन भी ऐसा नहीं सुना आज छुट्टी कर लेते हैं नरेश, या आज आराम कर लेते हैं, ये काम आज नहीं कल करेंगे। तो ये आदमी जिसने इतना काम किया है, पर्सनल सेक्रीफाइस किए हैं, आज आपने उनको देखा होगा, इमोशनल भी हुए। तो मेरा मत उनको, और मेरे ख्याल से पार्टी को या जो भी इसके अंदर निर्णायक लोग हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन आदमी इसको आगे भी लेके जा सकता है, क्योंकि आगे की भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं पार्टी के लिए। ओके, बस एक जाते जाते एक और चीज जो मेरे जहन में आ गई नरेश, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे पत्रकार भी कहते हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कुछ नहीं होता, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कुछ नहीं होता। जनता अगर मन बना लेती है तो जो पार्टी जीतनी होती है वो जीत जाती है, हारने वाली हार जाती है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का कोई रोल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं है, इलेक्शन में नहीं है। आप क्या कहते हैं? इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट वर्ड को जो है वो यूज किया जाता है, वो मेरे ख्याल से वर्ड एक गलत टर्मिनोलॉजी है। हम लोग एक नया पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए डीके शिव कुमार जी हैं या अशोक गहलोत हैं, इनको कोई चुनाव लड़ना नहीं सिखा सकता,
डीके शिव कुमार आज 1,22,000 मतों से जीत के आए। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये दूसरी बार हुआ है कि किसी की सीट पे जितने कंटेस्टेंट लड़ रहे थे सबकी जमानत जब्त हो गई। लास्ट टाइम वाराणसी में हुआ था, तो मुझे याद है। मैंने आज से 1 महीना पहले ट्वीट किया था, and I'm sticking my neck out to say that DK Shiv Kumar will win by the highest margin in the state. It happened today. इन लोगों को राजनीति या चुनाव नहीं सिखाया। हम इन लोगों को सिर्फ जो पहलू इनसे मिस हो सकते हैं या हम ऐड कर सकते हैं वो हम बताते हैं। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने परिपक्वता से देखें कि क्या इसके हमारे उपयोग में आ सकती है चीज। अगर उनको लगता है तो वो वर्क करती है, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ता है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद नरेश अरोड़ा, चुनाव राजनीतिज्ञ, चुनाव रणनीतिकार, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, कुछ भी इनको कह लीजिए। लेकिन आज काफी राहत में लग रहे हैं क्योंकि इनके नेता डीके शिव कुमार खुद भी जीते हैं और कांग्रेस पार्टी भी बड़े बहुमत से आई है। एक एक कमेंट अभय दुबे और विनोद अग्निहोत्री से। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट पीके जब से गए उसके बाद से उसकी चर्चा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। देखिए, पहली बात तो नरेश जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपको और बहुत सी बातें उन्होंने बहुत साफ की, कुछ नई जानकारियां भी दी, तो उस लिहाज से मैं उनका कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आपने उनसे ये पूछा कि जनता चुनाव जिताती है, इलेक्शन रणनीतिकार का कोई महत्व नहीं होता, तो मेरे ख्याल से उनका जवाब ये होना चाहिए था कि इलेक्शन रणनीतिकार का पहला काम ये होता है कि जनता के मन को पढ़ ले, और वो जनता के मन को पढ़ता है तभी वो कोई नया परिप्रेक्ष्य चुनाव लड़ने वाले नेताओं के सामने रख पाता है। और तभी वो, जैसे आपने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वहाँ महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर मुझे ये जानकारी नहीं थी। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, कुछ 5 साल बाद कुछ ना कुछ उसके खिलाफ नाराजगी जमा हो ही जाती है, कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ये उस नेता की खूबी होती है कि वो ऐसी युक्तियां अपनाए जिससे उस एंटी इनकम्बेंसी को या तो बहुत मंद कर दे या पूरी तरीके से पलट दे। और ये जबरदस्त काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया था, मोदी जी गुजरात में किया, मोदी जी गुजरात, सब नेता करते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हैं, नवीन पटनायक वहां करते हैं, सब सारे नेता ये करते हैं। अगर राजस्थान में ये सब चल रहा है और इस तरीके से हो रहा है तो ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है, मतलब, और इसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके परिणाम चुनाव के ऊपर पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कर्नाटक में तो आप विपक्षी पार्टी डीके शिव कुमार और उनकी पार्टी को मदद कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे, तो वहां शायद ज्यादा आसान था। एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपको नेताओं को एडवाइस करना था, सलाह देनी थी। विनोद जी, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट देखिए, मानक हम लोग जब पीके पर डिबेट करते थे तो कई बार ये बात होती थी जो अभी आपने सवाल पूछा कि भाई वो तो बहती गंगा के साथ गए, और जिता लाए तो क्या कर दिया। मोदी जी की उसमें हवा चल रही थी, फिर ममता बनर्जी की हवा चल रही थी, नीतीश कुमार की चल रही थी, तो ये बात आती थी। और यहाँ भी कहा जाता था कि हवा तो कांग्रेस की थी, नरेश अरोड़ा जी ने उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया। मुझे लगता है कि जैसे आपने जो सवाल पूछा, जो अभय जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि चुनावी रणनीतिकार है, चुनावी सलाहकार है, चुनाव प्रबंधक, जो भी आप नाम दें, उसके वो जनता का मन पढ़ ले। अगर राजस्थान की जनता का मन पढ़ने में कामयाब हो गए नरेश अरोड़ा, भले कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, 5 साल तक चलने वाली सरकार की क्या कमियां रही और क्या अपेक्षाएं हैं, अगर ये मन पढ़ लिया तो निश्चित रूप से अच्छी रणनीति बनाने में कामयाब होंगे। ये बहुत बड़ा, और ये बात सही है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही नरेश जी के इंटरव्यू में, मैंने दोबारा सुना, एक मैंने दिन में भी एक चैनल पर सुना था, वहाँ भी बड़ा अच्छा बोले थे कि कोई, ये बात सही है, कोई नेता, कोई रणनीतिकार, कोई सलाहकार किसी नेता को चुनाव लड़ना नहीं सिखा सकता। अब मोदी जी को कौन सिखाएगा चुनाव लड़ना, वो खुद ही जो है, या अशोक गहलोत या डीके शिव कुमार जित। लेकिन एक जो फाइन ट्यून करना होता है ना, कि थोड़ा सा, भाई सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे अचरेकर, तो वो तो शायद टेस्ट मैच भी नहीं खेले होंगे, सही बात है, लेकिन सचिन तेंदुलकर तैयार कर दिया उन्होंने। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो सलाहकार या रणनीतिकार होते हैं वो फाइन ट्यून करते हैं चीज़ों को, बाकी असली काम तो नेता को ही करना होता है। और उसकी इमेज, उसकी मेहनत, जैसे डीके शिव कुमार के बारे में बताया कि 3 साल से सोए नहीं, वो उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो मेहनत, उसका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, वो जो जनता से कनेक्ट, मिलना जुलना लगातार, ये नहीं कि चुनाव के 3 महीने पहले आप मैदान में आ गए, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि 3.5-4 साल अखिलेश जी जो है कहीं सक्रिय नहीं रहे, और उसके बाद तो वो फिर वो वैसे ही होता है कि इम्तिहान के 4 महीने पहले पढ़ाई करिए तो फिर आप पास तो भले हो जाएंगे, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं आएगा।